कहानी की शुरुआत में हम एक पागल साइंटिस्ट के किए हुए कुछ खौफनाक एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं, जहां ये दिखाया जाता है कि इंसानों की ताकत को कैसे और बढ़ाया जा सकता है और यही एडवांस्ड इंसान आगे चलकर सुपर हीरोज की एक नई पीढ़ी तैयार करेंगे। वो क्या करने वाले हैं ये आपको आगे पता चल ही जाएगा। असल में ये घटना 1940 की थी। इसके बाद कहानी सीधे 80 साल आगे यानी 2020 में पहुंच जाती है, जहां हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स अपने बनाए हुए हाईटेक हथियारों का टेस्ट कर रहे थे। यहाँ उन्होंने कुछ ऐसे रोबोटिक आर्म्स बनाए थे जो पूरी तरह हथियारों से लैस थे। इनमें अलग अलग तरह के रॉकेट लॉन्चर, बुलेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, शिफ्टिंग, सस्पेंशन समेत कई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया था। ये अपने टारगेट को ऑटोमेटिकली लॉकर दूर से भी परफेक्ट निशाना लगा सकते थे, लेकिन अचानक इनके सिस्टम में कोई दिक्कत आ गई और वो रोबोटिक आर्म्स उनकी कमांड मानना बंद कर देते हैं। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि पूरी आर्मी को अपने बड़े बड़े टैंक लेकर मैदान में उतरना पड़ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो रोबोटिक आर्म्स उन टैंक्स को भी तबाह कर देते हैं और साथ मौजूद सभी सोल्जर्स को भी मार डालते हैं। और इन सब के पीछे था अजगर जुराट, जिसने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स सिस्टम की मदद से उन सभी रोबोटिक आर्म्स को अपने कंट्रोल में ले लिया था। इसके बाद सीन मॉस्को की एक हाई लेवल मीटिंग पर चला जाता है, जहाँ शहर के बड़े बड़े सैन्य ऑफिसर्स और नेता बैठे थे और वे बात कर रहे थे कि ये अजगर आखिर है कौन। तो घटना ये थी कि आज से 80 साल पहले उसने कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस तैयार किए थे जिनकी मदद से वो वायरलेस तरीके से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता था। जैसे मान लीजिए वो डिवाइस अगर आपके शरीर पर लगा हो और सामने कोई गाड़ी खड़ी हो तो आप सिर्फ इशारा करके उस गाड़ी को चला सकते हैं। लेकिन ये काम करते वक्त अजगर कितनी ही कोशिश कर ले, वो बार बार असफल हो रहा था। दूसरी तरफ अजगर का साथी मिस्टर विक्टर इस बात पर रिसर्च कर रहा था कि इंसानों को कैसे सुपर ह्यूमन या एक तरह के सुपर सोल्जर में बदला जाए। यहाँ आर्मी को अजगर जुराट का पूरा एक्सपेरिमेंट पैसों और टाइम की बर्बादी लगने लगा, जबकि विक्टर का सुपर ह्यूमन या सुपर सोल्जर बनाने वाला प्रोग्राम उन्हें ज्यादा पसंद आया। हालांकि विक्टर ने तब तक कोई सुपर सोल्जर नहीं बनाया था, उसने सिर्फ अपनी रिसर्च की डॉक्यूमेंट्स तैयार की थी। इस घटना के बाद अजगर जुराट को उनके प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया और बदला लेने के लिए उसने चुपचाप जाकर विक्टर के सारे डॉक्यूमेंट्स चोरी कर लिए और एक नए लैब में अपना काम शुरू कर दिया। कहानी की शुरुआत में हमने देखा था कि कैसे अलग अलग लोग अजीब अजीब शक्तियां पा रहे थे। असल में वो सब अजगर ही था, जिसने विक्टर की सारी थीसिस और रिपोर्ट का इस्तेमाल करके नए नए सुपर ह्यूमन बना डाले थे। लेकिन जब सरकार को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अजगर की पूरी ठिकाने को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। फिर भी जैसे तैसे अजगर वहां से भाग निकला और जिंदा बच गया। यहाँ कर्नल निकोलाई अपनी कमांडर एलेना से कहता है कि तुम 80 साल पहले अजगर के बनाए हुए उन सुपर ह्यूमन को ढूंढ निकालो। वही सुपर ह्यूमन अब इस जंग में अजगर के खिलाफ हमारी मदद करेंगे। लेकिन अजगर ने तो पहले से ही एक बहुत बड़ा प्लान तैयार कर रखा था। अब हम देखते हैं कि अजगर रूस के अलग अलग इलाकों में जाकर बड़े बड़े टैंक्स को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर देता है। उधर हम एलेना को देखते हैं, जो इस समय जनरल निकोलाई के साथ पैट्रियट नाम की एक जगह पर पहुंची है। असल में पैट्रियट ऐसी सर्विस थी जहां से पूरी दुनिया पर नजर रखी जा सकती थी। कौन सा डिवाइस कहाँ है, कौन सा इंसान इस वक्त क्या कर रहा है, सब कुछ ट्रैक किया जा सकता था। एक तरह से पैट्रियट सर्विस पूरी दुनिया को बचाने और बाहरी खतरों से सेफ देने के लिए बनाई गई थी। इसलिए एलेना अब अपनी पूरी टीम को ऑर्डर देती है कि दुनिया में जहां जहां ऐसे लोग मिलें जिनके अंदर कोई खास शक्ति हो, उन्हें ढूंढना शुरू करो। हम उनका पीछा करेंगे और फिर अजगर के खिलाफ एक नई लड़ाई शुरू करेंगे। इसके बाद ग्रुप के अलग अलग मेंबर्स धीरे धीरे सुपर ह्यूमन के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगते हैं। जैसे कुछ सुपर ह्यूमन साइबेरिया में हैं, कुछ इंडिया में, कुछ जापान में, कुछ चीन में और कुछ श्रीलंका में भी। हालांकि यहाँ बहुत सारे किरदारों का जिक्र होता है, लेकिन इस मूवी में सिर्फ 4 लोगों को ही दिखाया जाएगा। और ऐसा क्यों है, इसका जवाब मैं आपको इस मूवी के आखिर में दूंगा। इसके बाद सीन सीधे कहानी के पहले सुपर ह्यूमन पर आ जाता है, जिसका नाम है शिवा। असल में जब अजगर जुराट इंडिया के दौरे पर था, तब वह इंडिया से इम्प्रेस्ड होकर अपने सभी सुपर ह्यूमंस को इंडियन नाम देता था। शिवा में लगभग शिव देवता जैसी ही ताकतें थीं। वह मिट्टी, पत्थर जैसी चीजों को कंट्रोल कर सकता था और उन्हें किसी भी रूप में ढाल सकता था। एलेना शिवा से मदद मांगने आई थी और वह उसे कहता है, शायद तुम अपने असली निर्माता को भूल गई हो, जिसका नाम है अजगर जुराट। लगभग 80 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब उसके दिमाग में बहुत बड़ा प्लान चल रहा है। वह पूरी दुनिया को अपने हाथों की मुट्ठी में लेना चाहता है और यही वजह है कि तुम्हें हमारे जैसे सुपर ह्यूमंस की जरूरत पड़ रही है। ये सुनकर शिवा कहता है, वैसे भी इतने सालों से जीने का कोई मकसद नहीं था, अच्छा हुआ तुमने मुझे एक नया उद्देश्य दे दिया। इसके बाद सीन कहानी के दूसरे सुपर ह्यूमन पर चला जाता है, जिसका नाम है खान। उसकी पीठ पर 2 लंबी तलवारें बंधी होती हैं। खान की सुपर पावर ये थी कि वह फ्लैश की तरह रोशनी की रफ्तार से दौड़ सकता था और दुश्मनों को पलक झपकते ही खत्म कर सकता था। वह एक वार में कार को भी 2 हिस्सों में काट देता है और गोलियां चलने से पहले पोजीशन बदलकर किसी को भी चीर सकता है। सच कहूं तो चारों हीरोज में मुझे खान की पावर सबसे ज्यादा पसंद आती है।
है। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे सुपर ह्यूमन को साइबेरिया के एक जंगल में दिखाया जाता है। वह पहले एक साइंटिस्ट था। जब सोल्जर्स उसे पकड़ने उसके लैब में पहुंचते हैं तब तक वह खुद को एक दवा इंजेक्ट कर लेता है और एक विशाल भालू के शरीर में बदल जाता है, जिसे एक तरह से वॉरबियर भी कहा जा सकता है। उस भालू के रूप में आते ही वह पल भर में सभी सैनिकों की ऐसी हालत कर देता है कि कोई उसके सामने टिक नहीं पाता, और यहाँ इस भाई का नाम रखा गया था भोला। इसके बाद आता है चौथे सुपर ह्यूमन का नंबर, गंगा। जब अजगर बनारस घूमने आया था तब इंडिया की गंगा नदी की पवित्रता देकर उसने अपनी बनाई हुई इस लड़की का नाम गंगा रख दिया था। गंगा की सुपर पावर यह थी कि पानी में उतरते ही वह पूरी तरह अदृश्य हो जाती थी। अब गंगा को मनाने के लिए बाकी तीनों खान, भोला और शिवा वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ इन सब के बीच एक अच्छी खासी लड़ाई भी होती है, और इस लड़ाई की वजह ये थी कि 80 साल पहले जो बड़ा धमाका हुआ था उसमें गंगा की याददाश्त चली गई थी, इसलिए वह इन तीनों में से किसी को भी पहचान नहीं पा रही थी। लेकिन जब तीनों उसे समझाते हैं कि देखो हम सब एक हैं और जिसने हमें बनाया है वही अब पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है, इसलिए हमें तुम्हारी जरूरत है क्योंकि हम सब मिलकर ही अजगर को रोक सकते हैं, तब गंगा मान जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि अजगर अपने पुराने लैब में वापस आ चुका है। वह उस लैब को फिर से नया बनाता है और अब वह अपने कई क्लोन सोल्जर्स तैयार करना शुरू कर देता है, ऐसे सोल्जर्स जिन्हें हराना आम इंसानों के लिए लगभग नामुमकिन था। उधर पैट्रियट सर्विस के अंदर हम सभी सुपर ह्यूमंस को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे कि आखिर वे अजगर को कैसे हराएंगे, क्योंकि अजगर उनकी सारी ताकतें, कमजोरियां और लड़ाई की हर रणनीति को बखूबी जानता था। तब एलेना उन्हें कहती है, तुम चारों अकेले नहीं हो, हम भी अपनी टीम के साथ तुम्हारे साथ हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो हमारी सोल्जर बैकअप देने पहुंच जाएगी, तुम बस आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। ठीक तभी निकोलाई के जरिए उन्हें खबर मिलती है कि इस वक्त रूस के साउथ स्ट्रीट 15 इलाके में अजगर की लोकेशन मिल गई है, इसीलिए वह उन्हें तुरंत वहां पहुंचने का ऑर्डर देता है। खबर मिलते ही ये चारों तेजी से वहां पहुंच जाते हैं और अब हर कोई अपनी अपनी शक्ति दिखाना शुरू करता है। सबसे पहले गंगा बारिश में घुसते ही इनविजिबल हो जाती है। फिर भोला, जो एक वॉर बियर में बदल सकता था, तुरंत एक विशाल भालू का रूप ले लेता है और हमारा खान तूफान की रफ्तार से गोलियों को चकमा देता हुआ एक एक करके दुश्मनों को काटना शुरू कर देता है। यहाँ बता दूं कि जिन सोल्जर से वे लड़ रहे थे वे सब अजगर के बनाए हुए क्लोन सोल्जर्स थे जो आम इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। उधर शिवा जमीन पर पड़े सभी पत्थरों को इकट्ठा करके दुश्मनों की तरफ फेंका जाता है। कुल मिलाकर लड़ाई काफी तगड़ी चल रही थी, लेकिन अचानक ही सब गड़बड़ हो जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके गंगा को जमाकर फ्रीज कर दिया जाता है और स्टेनलेस स्टील की जाल से भोला को कैद कर लिया जाता है। तेज रफ्तार वाले खान को बेहोशी का इंजेक्शन देकर कमजोर कर दिया जाता है। उधर शिवा से लड़ने के लिए खुद अजगर मैदान में उतरता है और दोनों के बीच जोरदार लड़ाई छिड़ जाती है। लेकिन अजीब बात ये कि पत्थर फेंकते रहने के बाद भी अजगर पर कोई असर नहीं होता। फिर अजगर अपने हाथ के शॉक वेव से शिवा के पेट पर इतनी जोरदार चोट करता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और इसी के साथ शिवा की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अब हम देखते हैं कि अजगर ने 3 हीरोज गंगा, भोला और खान को कैद कर लिया है, लेकिन वहाँ शिवा नहीं था क्योंकि वह पहले ही घायल हो चुका था। इस समय वे सब एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फंसे थे जहाँ से निकल पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। अजगर कहता है कि अगर मेरा इरादा तुम्हें मारने का होता तो मैं बहुत पहले ही तुम्हें ढूंढकर खत्म कर देता, लेकिन मुझे तुम्हारी शक्तियों की जरूरत है। मैंने जो नए क्लोन सोल्जर्स बनाए हैं उनमें मैं तुम्हारी कुछ ताकतें इम्प्लांट करना चाहता हूँ। लेकिन तीनों साफ मना कर देते हैं कि वह उनकी शक्ति नहीं ले सकता। तब अजगर कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम अपनी ताकत नहीं दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मेरे पास इससे भी बड़ा प्लान है। इसके बाद वह रूस के एक और इलाके में पहुंचता है जहां और भी बड़े बड़े टैंक्स का भंडार पड़ा था। वह अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को एक्टिवेट करता है और उन सभी टैंक्स को खुद के कंट्रोल में लेकर पूरे शहर में तबाही मचा देता है। हर तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। फिर वह एक टावर चुराने की कोशिश करता है। उस जगह कई बड़े बड़े क्रेन लगे थे जिन्हें अजगर अपनी शक्ति से एक तरफ धकेल देता है। इसी बीच उससे मिलने के लिए निकोलाई वहां पहुंचता है। असल में निकोलाई ने ही एलेना को ये काम दिया था, पहले सुपर सोल्जर्स को ढूंढो और फिर अजगर तक पहुंचो, ताकि अंत में अजगर सुपर ह्यूमंस की शक्तियां लेकर अपनी अगली मॉड्यूल पर रिसर्च कर सके। यानी निकोलाई गुपचुप तरीके से अजगर के लिए काम कर रहा था। एक तरह से यहाँ डबल एजेंट का खेल चल रहा था। निकोलाई ने ये डबल एजेंट वाला खेल इसलिए खेला था ताकि वह अपनी कुछ निजी शर्तें और मनचाही मांगे पूरी करवा सके। अब वह अजगर के पास आया था खुद को रूस का प्रेसिडेंट बनाने की मांग लेकर, लेकिन गुस्से में अजगर उसे मार देता है।
इसके बाद हम क्रैकन टावर को देखते हैं, जिसकी जरूरत अजगर को अपनी अगली बड़ी मिशन के लिए थी। वह उस टावर को चुरा ले जाता है। इसी बीच हम एलेना को देखते हैं, जो इस समय शिवा के पास पहुंची है। चूंकि शिवा की रीढ़ टूट चुकी थी, उसकी सारी शक्तियां चली गई थीं और वह अब एक सिंपल इंसान बन चुका था। यहाँ वह एलेना को अपने कुछ पुराने किस्से बताना शुरू करता है, कैसे उसने अपनी बेटी को अपने हाथों से बड़ा किया, स्कूल और कॉलेज भेजा, शादी देखी, फिर उसके बच्चों को बड़ा होते देखा और अंत में अपनी बेटी को अपने हाथों से दफनाया। असल में अजगर ने जितने भी सुपर ह्यूमंस बनाए थे वे सब अमर थे, यानी उम्र के कारण वे कभी नहीं मर सकते थे। हालांकि अगर गोली लग जाए या शरीर में कोई गंभीर चोट लगे तो उनकी मौत हो सकती थी। कहा जा सकता है कि उनके शरीर में एक एंटी एजिंग सिस्टम काम कर रहा था। इसी वजह से 80 साल पहले बनाए जाने के बावजूद उनकी उम्र कभी नहीं बढ़ी। अब एलेना मदद के लिए सीधे विक्टर के पास जाती है। विक्टर वही व्यक्ति था जिसने सुपर ह्यूमंस पर पहली रिसर्च शुरू की थी और अजगर ने उसके सभी डेटा चुराकर इन सुपर ह्यूमंस को बनाया था। चूंकि यह पूरा रिसर्च विक्टर के पास था, उसने एक ऐसा इंजेक्शन तैयार किया जिससे शिवा अपनी सभी शक्तियां वापस पा लेता है। इधर बाकी बचे सोल्जर अजगर के साथ मिलकर उनके अगले मॉड्यूल पर काम करना शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ पीछे से एलेना आकर बाकी तीनों गंगा, खान और भोला को छुड़ा ले जाती है। इसके बाद शुरू होता है इस पूरी फिल्म का सबसे पसंदीदा हिस्सा। यहाँ एलेना उनकी शक्तियां और बढ़ाने के लिए हर किसी को अलग अलग हथियार देती है। खान को एक नया शॉट दिया जाता है जो पहले से कहीं ज्यादा सेफ था। गंगा को एक ऐसा सूट दिया जाता है जिसमें एक खास डिवाइस लगा था जो उसे बिना पानी की मदद के भी इनविजिबल कर सकता था। और हमारे भोला भाई को मिलती है एक ऑटोमेटिक मशीन गन जिसे वह हाथ से भी कंट्रोल कर सकता था। लेकिन मजेदार बात यह थी कि जब भोला अपनी फाइनल पावर स्टेज में पहुंचता, यानी जब वह पूरी तरह भालू बन जाता, तब यह मशीन गन खुद ब खुद फोकस करती और फायर करती। यानी भोला जिस दिशा में देखता, गोलियां भी उसी दिशा में चलती। इसके बाद इन सभी की ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त तरीके से शुरू होती है। हर कोई अपने अपने सूट के साथ पूरी ताकत लगाकर दुश्मनों को खत्म करने की प्रैक्टिस करता है। आखिरकार वे अपने मिशन में कामयाब भी हो जाते हैं। उधर हमारी अजगर जुरेड भाई साहब उस क्रैकन टावर को चुराकर शहर के बीचों बीच बड़े बड़े बिल्डिंग्स के साथ बांधकर बहुत ऊंचाई पर लटका देता है। आमतौर पर इस टावर की ऊंचाई 500 मीटर थी, लेकिन उसने इसे हवा में उठाकर और 300 मीटर ऊपर बांध दिया, जिससे इसकी कुल ऊंचाई करीब 800 मीटर हो गई। और इस ऊंचाई से 1960 में छोड़े गए एक पुराने सैटेलाइट के साथ सीधा कनेक्शन किया जा सकता था, जो एक एटॉमिक रेंज तैयार कर सकता था। असल में यह एटॉमिक रेंज कुछ कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा ही था, लेकिन फर्क ये, न्यूक्लियर बॉम्ब सिर्फ एक शहर को तबाह कर सकता है, जबकि यह एटॉमिक रेंज अंतरिक्ष से पूरा का पूरा देश मिटा सकता था। और अगर यह ताकत अजगर के हाथ लग जाती तो वह पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल जमा सकता था। इसीलिए हमारे हीरो वहां पहुंचते हैं। वे चुपचाप जाकर उस मॉड्यूल 2 डिवाइस को नष्ट करना चाहते हैं जो क्रैकन टावर पर लगाया गया था। फिर सब अलग अलग जगहों पर फैल जाते हैं। बेसमेंट में घुसते ही जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। पार्किंग लॉट में हमारे भोला भाई अपनी मशीन गन लेकर पहुंचते हैं और ऊपर से खान साहब आसमान से उतरकर दुश्मनों की पूरी रस्सी काट देते हैं, ताकि बाकी दोस्त उसी रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़कर मॉड्यूल तक पहुंच सके। उधर विक्टर, जो अजगर को हराने का तरीका खोज रहा था, उसी समय अजगर उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है, जिससे वह लगभग मौत के किनारे पहुंच जाता है। पर तभी एलेना विक्टर तक पहुंचती है और विक्टर उसे बताता है अगर ये चारों सुपर ह्यूमन अपनी शक्तियों को पूरी तरह एकजुट कर दें तो उनसे बड़ी कोई ताकत हो ही नहीं सकती। लेकिन इस संयुक्त शक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, वरना वे खुद भी मर सकते हैं। अब हमारे हीरो मॉड्यूल 2 तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन इसे बंद करने के लिए उन्हें एक बड़ा धमाका करना पड़ता जो उनकी जान भी ले सकता था। तभी गंगा आगे बढ़कर कहता है, मेरे ऊपर टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता, चाहे जितना गर्म हो चाहे जितना ठंडा, मैं हर टेम्परेचर सह सकता हूँ। और वो सीधे हाथों से मॉड्यूल 2 के जलते हुए गर्म रॉड को पकड़ लेता है, जिससे क्रैकन टावर के ऊपर लगा सेफ्टी शील्ड बंद हो जाता है। इसके बाद चारों मिलकर अजगर से लड़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अजगर इतना ज्यादा ताकतवर था कि सुपर ह्यूमन सूट होने के बाद भी वह उन्हें बुरी तरह हरा देता है, उनकी हालत खराब कर देता है। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, जिंदा रहते हुए वहां से किसी तरह भाग जाना। उनके पास ऊपर उड़ता हुआ एक प्लेन था जिससे लटकर वे बच सकते थे। तो खान तुरंत अपनी तेज छुरी की मदद से अपने सभी दोस्तों को लेकर उस प्लेन से लटक कर भागने लगा है, लेकिन अजगर के एक और भारी हमले में वे सब प्लेन से नीचे गिर जाते हैं। ठीक इसी वक्त एलेना वहां पहुंचती है उन्हें वो जरूरी बात बताने के लिए। वह कहती है, विक्टर मरने से पहले मुझे बता गया था अगर तुम चारों अपनी शक्तियों को एक साथ जोड़ लो तो सिर्फ एक ही सोनिक ब्लास्ट में पूरे क्रैकन टावर को तबाह कर सकते हो। यह सुनकर चारों हीरो अपनी जान के खतरे को जानते हुए भी एलेना की बात मानते हैं और अपनी सारी शक्ति एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। उन्हें मालूम था एक छोटी सी गलती भी उनकी मौत का कारण बन सकती है, लेकिन दुनिया को बचाना उनकी अपनी जान से भी ज्यादा जरूरी था। इसलिए वे पूरी ताकत एक गजब का
सोनिक ब्लास्ट छोड़ते हैं और उसी धमाके से पूरा क्रैकन टावर तहस नहस होकर गिर जाता है और उसी क्रैकन टावर के साथ ही अजगर जुरेट का सपना भी तहस नहस हो जाता है। साथ ही हमारे सुपर हीरोज पूरी दुनिया को बचा लेते हैं। कहानी के आखिरी पल में सुपर हीरोज एलेना से वादा करते हैं कि अगर भविष्य में कभी फिर कोई खतरा आएगा तो वे फिर से मिलकर उस खतरे का सामना करेंगे और यहीं फिल्म का अंत होता है।